ठंड में 5 जुगाड़ू बहू का कपड़ा, घर और रसोई। सर्दी भरी सुबह सुबह के वक्त 5 जुगाड़ू बहुएं गौरी, माधवी, कुसुम, आशा, सांवरी रोज के घरेलू कामकाज निपटाने के लिए नदी पर आई होती हैं। आज तो बर्फ जितने ठंडे ठंडे पानी में कपड़े धोने में करंट सा मार रहा है। ऊपर से इतनी देर से कपड़े हाथ से मसल मसल कर धो रही हूँ, लेकिन मैल नहीं उतर रहा। कुसुम, अब धीरे धीरे करके मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियां भी बढ़ रही हैं। अब हाथ से कपड़े साफ नहीं होंगे, कपड़ों में ब्रश मारना पड़ेगा, तभी जाकर मैल उतरेगा। सावरी के जुगाड़ बताने पर कुसुम जैसे कपड़े पर ब्रश मारती है तो शर्ट सड़ेपन की जरा फट जाती है। जेठानी जी, इस शर्ट का कॉलर तो ब्रश मारते ही फट गया। कुंदन जी के पास 2 ही जोड़ी शर्ट है काम पर जाने के लिए, वो देखेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। कुसुम, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? किसी भी कपड़े को जरूरत से ज्यादा बार बार धोने पहनने पर तो वो फटेगा ही, कितना ही चला लेंगे। आज तो नदी का पानी जरूरत से ज्यादा ही बर्फ हो रखा है, मेरे तो हाथ से हर गए बर्तन मांजने में। आप दोनों कपड़े धो खंगाल के काम खत्म कीजिए, घर चलकर खाना पीना बनाने में भी लगना होगा। जेठानी जी, हम चाहे कितनी भी जल्दी चलें, लेकिन इस नदी से हमारा घर 1.5 किलोमीटर दूर है। इतना दूर चलकर जाने में लेट लगता ही है। अगर घर में हैंडपंप लगा होता तो हमें इस नदी पर नहीं आना पड़ता। इस बार तो शुरुआत में इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, मुझे तो लगता है इस बार का ठंड का तापमान 4-5 के पार पहुंचेगा। शुभ शुभ बोलो देवरानी जी, अगर ज्यादा भयंकर सर्दी पड़ी तो हमारे लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। एक तो हमारा घर मकान भी एकदम कच्चा चौकस है, ऊपर से हमें भरी भरी सर्दी में खुली रसोई में खाना बनाना पड़ता है। एक पक्की रसोई भी नहीं है जहां हम सुख सुविधा से खाना बना सकते हैं। ऐसा बोलते हुए माधवी की बातों में गरीबी में गुजारा करने की निराशा झलक रही थी। शुरुआत से उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब नहीं थी। 5 के पति बिस्किट बनाने की फैक्ट्री में ठीक ठाक तनख्वाह पर काम करते थे, जिससे उनका रहन सहन, खाना पीना ढंग से चल जाता था। लेकिन अचानक फैक्ट्री बंद हो गई और ऐसे में कोई काम धंधा न मिलने के बाद बेचारे 5 मजबूर होकर ठंड के मौसम में मकान बनाने में सीमेंट उठाते हैं। रमेश भैया, आज तो सर्दी बहुत ज्यादा है, ऊपर से ये गीली रेत बिल्कुल ठंडी अंगारों की तरह सुलग रही है। मेरे तो हाथ जाम हो गए हैं तसले में से उठाने में। हाँ कुंदन, मैं समझ रहा हूँ, आज वाकई मौसम काफी ज्यादा ठंडा है। लेकिन अगर हम ठंड का मौसम देखेंगे तो किस तरह से परिवार का पेट भरवाएंगे? इतने में ठेकेदार आकर 5 को बातें सुनाने लगता है। अरे ओ हराम खोरो, मैं तुम 5 को दिहाड़ी काम चोरी करने के लिए नहीं देता, समझ में आई ना बात? अरे तुम 5 के मुकाबले बाकी सारे के सारे मजदूर कितनी फुर्ती में काम कर रहे हैं। वहाँ ऊपर रेत की वजह से पलस्तर का काम रुका पड़ा है, जाकर जल्दी से ये रेत पहुँचाओ। कड़कड़ाती सर्दी के साथ साथ बर्फीली ठंडी ठंडी हवा का झोंका 5 भाइयों के कपड़ों के आर पार हो रहा था। किसी के भी शरीर पर गर्म कपड़ा नहीं था। सेठ जी, बस आज भर के लिए हमें गीली रेत उठाने का काम मत करवाओ, बल्कि ईंट की भट्टी के पास भेज दो। हम वहाँ पर ईंट बना देंगे, शरीर में थोड़ी गर्माहट भी आ जाएगी। अबे निकम्मे की औलाद, यहाँ का ठेकेदार मैं हूँ कि तू है? मैं तय करूंगा किसको कौन सा काम देना है। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। बेचारे 5 परिवार का मुंह देखकर ठंड में काम करते हैं। तभी मिथिलेश गुस्से में बोलता है, ये तो सरासर मजबूरी का फायदा उठाना हुआ हमसे। ज्यादा दिहाड़ी तो ईंट उठाने वाले और दीवार जोड़ने वालों की है। उनको रोजाना के 400-500 देता है ये ठेकेदार, और हम 5 से ये बर्फ जितनी ठंडी रेत उठवाकर 70 रुपए से 1 पैसा ज्यादा नहीं देता। मिथिलेश भैया, हम कर भी क्या सकते हैं? अभी इस ठंड के मौसम में कहीं और कोई दूसरा काम धंधा भी तो नहीं है जो हम करके अपना परिवार चला सके। किसी तरह रोज के 70-80 रुपए में घर का खाने पीने का खर्चा तो निकल रहा है, और अभी हमें अपने घर की छत भी ठीक करवानी है। भैया, इतनी सर्दी भरे मौसम में हम दिन को दिन और रात को रात नहीं देख रहे हैं। रात भर से इतनी भयंकर सर्दी में मकान बनाने के काम में लगे हुए हैं। देखते हैं आज ठेकेदार हमें कितने पैसे देता है। कहते हैं ना, एक गरीब की पूरी जिंदगी 2 वक्त की रोटी, मकान, कपड़ा जोड़ने में गुजर जाती है। इसके बाद भी उन्हें पेट भरकर 2 वक्त का सही ढंग का खाना नहीं मिलता है, और ना ही गर्म कपड़े, और ना ही परिवार को रखने के लिए सिर पर पक्की छत। वहीं एक अमीर अपनी कमाई की सहूलियत पर खर्च करते हैं। वेल, देखना यह था कि अब 5 जुगाड़ू बहुएं अपने परिवार का किस प्रकार सर्दी से बचाव और खाना पीना पूरा करेगी। इतने सारे कपड़े धोने में आज तो मेरी कमर अकड़ गई, और हाथ पैर तो बिल्कुल बर्फ से हो रखे हैं। मुझको तो ये बर्फीली हवा शरीर में साए साए लग रही है। कुसुम को ठंड से थरथराते हुए देखकर आशा के जुगाड़ू दिमाग की बत्ती जलती है।
फिलहाल तो इस ठंड से बचाव का एक ही तोड़ है, इस लंबे वाले रास्ते से चलने की बजाय हम घने जंगल से चलते हैं, क्योंकि वहाँ काफी ज्यादा झमाट से पेड़ हैं, तो शरीर में थोड़ी गर्माहट आ जाएगी। यहाँ बाहर से चलेंगे तो ओस में सर भीग जाएगा। बाकी चारों आशा के जुगाड़ू आइडिया पर सहमति जताती हैं और अब पांचों घने जंगल से चलने लगती हैं। तभी पेड़ से एक सूखा सा पत्ता झड़कर सांवरी के पास गिरता है। सांवरी नजर उठाकर सीधा पेड़ पर देखती है, जो कि पूरी तरह से सूखे पत्तों से भरा हुआ था। आशा, कुसुम, गौरी, माधवी, देखो ये तो वही शीशम वाला पेड़ है। अभी कुछ दिनों पहले तक तो इसके पत्ते कितने हरे भरे थे, इस बार पतझड़ कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं आ गया? जेठानी जी, अब पहले की तरह कोई सा भी मौसम कहाँ पता चल पाता है। प्रदूषण ही इतना ज्यादा बढ़ गया है कि पूछिए मत। पहले तो पतझड़ बसंत लगते ही चिड़ियों की चहचहाहट से वातावरण जैसे जी उठता था, लेकिन आजकल तो मौसम के चेंज होने का पता भी कैलेंडर देखकर चलता है। ये बात तो है। वैसे इसे शीशम के सूखे पत्तों की आंच चूल्हे में अच्छे से लग जाती है, बिल्कुल भी धुआं धुआं सा नहीं उठता है। इस पेड़ के ऊपर जितने सूखे पत्ते भरे हुए हैं, उससे तो हमारे 2-4 टाइम के चूल्हा जलने का जुगाड़ लग जाएगा। लेकिन ये सूखे पत्ते भी तो टूटकर नीचे नहीं गिरे, पेड़ की ऊंची टहनियों पर ही रुक गए। थोड़ी झमाझम हवा चलती तभी पत्ते झड़ेंगे। गौरी की बात सुनकर माधवी गौर से पेड़ को देखने लगती है, जिस पर कई टहनी डाली थी, जिसे देखकर उसका जुगाड़ू दिमाग चलता है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही धांसू जुगाड़ आया है। मैं इस पेड़ पर चढ़कर डाली हिलाती हूँ, तुम पत्ते चुन लेना। माधवी, ये पेड़ कितना ज्यादा ऊंचा है, अगर तुम गिर गई तो ईंधन के चक्कर में लेनी की देनी हो जाएगी। जेठानी जी, शीशम का पेड़ बहुत ही ठोस होता है और उसकी टहनी भी लचीली होती है, आप चिंता मत कीजिए। माधवी सावधानी पूर्वक पेड़ पर चढ़कर डाली हिलाती है, जिससे सूखे पत्तों के साथ साथ सूखी लकड़ी भी झड़कर नीचे गिर जाती है। तभी वो एक हरी भरी डाली को उसे सूखे पेड़ की टहनी में लिपटा हुआ देखती है, जिसमें नए नए पत्तों की पंचकियां निकली होती हैं और लाल लाल से पके पके फल लगे थे। इस पेड़ पर तो बगल वाले पेड़ की लताएं फैल गई हैं, इस पर किसी चीज का पका पका सा फल भी लगा है। महक तो बहुत ही मीठी मीठी सी आ रही है, जैसे कि ये पककर खाने के लायक तैयार हो गया है। इतना बोलते हुए माधवी गुच्छे से पके फल को तोड़ लेती है। तभी गौरी, जेठानी जी, बिना किसी फल की सही परख किए हुए उसे खाना जानलेवा भी हो सकता है, क्या पता कोई जंगली जहरीला फल हुआ तो। ठीक है, मैं नीचे फेंक रही हूँ, तुम लोग देख लो, अगर ये खाने वाला हुआ तो हम इसे तोड़ लेंगे। माधवी उस फल को गुच्छे के नीचे गिराती है, जो कि अंजीर फल होता है। देवरानी जी, ये तो अंजीर फल है। पता भी है ठंड के मौसम में फल खाना शरीर के लिए कितना ज्यादा लाभकारी होता है, और इस टाइम तो ठंड के बाजार में ये काफी ज्यादा महंगे भी बिकते हैं। अच्छा जी, मैंने तो इस फल को पहली बार देखा। वैसे खाने में इसका स्वाद पकबक सा तो नहीं लगेगा? बड़ी जेठानी जी, आप एक बार इसको चक्कर देखिए, ये बिल्कुल खाने में शहद जितना मीठा होता है। ठीक है, फिर मैं बाकी अंजीर को भी तोड़ लेती हूँ, यहाँ काफी फैली हुई हैं। अब माधवी अंजीर वाले पेड़ पर चढ़कर सारे पके अंजीर तोड़कर नीचे उतरती है। कुछ ही देर में पांचों ईंधन फल लेकर खुशी खुशी घर आती हैं, जहाँ पांचों के पति मुंह सड़ाकर बैठे होते हैं। अजी, आप पांचों भाई आ गए? अरे हम पांचों को आए 1 घंटे से ज्यादा हो गया। हाँ, राशन पानी लाकर कितनी देर का रखा हुआ है, कम से कम घर में कुछ खाना बनाकर तो रख देती। रात भर में हम पांचों ने भूखे शरीर से काम किया है। अरे बेटा, इन पांचों को तो बस अपना और अपने बाल बच्चों का पेट भरना चाहिए। जो कमा कर घर में हर चीज जोड़कर लाकर दे रहा है, इनको उनके खाने से कोई मतलब नहीं। मनोरमा के ताना देने पर गोदावरी बहुओं के पक्ष में बोलती है। अम्मा जी, आप क्यों जब देखो बातों का बतंगड़ बनाती रहती हो? तब घर में कोई खाने वाला नहीं बैठा था। मैं नहीं बोला था बहुओं को कि पहले कपड़े बर्तन धो आओ? अब पांचों क्यों जूठे बर्तनों में खाना पकाती हैं? अरे मुझे क्या पड़ी है बीच में बोलने की, तेरी बहुएं हैं। पतियों के गुस्सा दिखाने के बाद भी पांचों सहनशीलता और सहजता से काम लेती हैं। जी, आप लोग हमें बस थोड़ी देर दीजिए, हम फटाफट से खाना बनाकर लाती हैं। पांचों सीधा अपनी खुली रसोई में आती हैं, जहां आसमान से बारिश की तरह ओस पड़ते देखकर पांचों चिंता में आ जाती हैं। तभी गौरी, जो कि प्रेग्नेंट थी, सर्दी से उसके दांत किटकिटाने लगते हैं। आज का मौसम कितना ज्यादा खराब हो रहा है, इस खुली रसोई में हम खाना किस तरह बनाएंगे? आज तो हमें इस ओस में भीगे हुए ही खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास खाना पकाने के लिए एक चूल्हा है। जेठानी जी, इसीलिए मैंने कहा था कि एक चूल्हा हम घर के अंदर कोने में बिठा लेते हैं, ताकि ठंड में हमें सर्दी में बंद रसोई में खाना बनाने की सुविधा रहती। मगर मकान के अंदर जगह ही कितनी है, उसमें हमारे इतने लंबे चौड़े परिवार का रहन सहन खाना पीना करना ही कितना मुश्किल से हो पाता है। अगर उसी में चूल्हा और रसोई भी बना लेंगे तो सारा दिन छेछा लेदर सा हाल रहेगा।
लेकिन इस सर्दी में खुली रसोई में उसमें भीग भीग कर खाना बनाना भी तो संभव नहीं, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब पांचों बहुएं अपनी खुली रसोई को ढकने का जुगाड़ सोचने लगती हैं। तभी ससुर कैलाश बहुत सारी जूट की बोरी लेके आता है। अरे आज तो जबरदस्त वाला जाड़ा पड़ रहा है बहुओं, ये लो आज मंडी में से आलू का बहुत सारा खाली बोरी निकली थी तो व्यापारियों ने फ्री में दे दी है, तो आग तापने के लिए ले आया। इतनी सारी जूट की बोरियों को देखकर पांचों जुगाड़ू बहू का दिमाग चलता है। इन जूट की बोरियों से हमारा काम बन सकता है। इन्हें आपस में जोड़कर हम अपनी खुली रसोई पर बोरी की छप्पर बना सकते हैं। माधवी, तुम्हारा जुगाड़ तो काफी अच्छा है। वैसे भी जूट की बोरी काफी गर्माहट पैदा करती है, तो इसमें से ठंडी ठंडी हवा भी पास नहीं होगी। बाकी जो बोरी जरूरत से ज्यादा फटी हुई है उसे हम आग जलाने में इस्तेमाल कर लेंगे। गौरी साबुत सही जूट की बोरी को अलग करके कटे फटे बोरों को जलाने के लिए अलग छांट लेती है। वहीं माधवी आशा कहीं से कुछ मोटे मोटे फट्टे लेकर आती है। ठंड के मारे इस आंगन की नरम मिट्टी भी कितनी ठोस सख्त हो गई है, खोदने में हाथ की नस चढ़ गई। आदमी फाटा गाड़ने के लिए इतना गड्ढा काफी रहेगा। बस हमारी ये जुगाड़ू रसोई सर्दी के मौसम तक टिक जाए। आशा और माधवी चारों गड्ढों में लकड़ी के फट्टे को दृढ़ता से लगाकर भर देती हैं और बाकी के तीनों बहुएं बोरों को इकट्ठा करके रसोई की छत बना लेती हैं, जिससे ओस की बूंदें उनकी रसोई में नहीं आती। हमारा ये जुगाड़ काफी गर्माहट भरा है। अगर हमारे पास थोड़ी और एक्स्ट्रा बोरी होती तो हम दीवार भी बना लेते। फिलहाल के लिए हमने अपनी रसोई की छत तो ढाप ली, लेकिन इस जुगाड़ू रसोई को बनाने में हमारा काफी समय चला गया। अब क्या बनाया जाए? ये 5 भाई राशन के नाम पर ये मुट्ठी भर दाल और जरा से चावल लेकर आए। इतनी थोड़ी में हम सबको क्या बनाकर खिलाएंगे? हमारे पतियों की जितनी आमदनी होगी उतने में ही तो खर्ची का राशन ला पाएंगे।